नमस्कार। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से मैं आपके सभी का स्वागत करता हूं स्वतंत्र वीर सावरकर विशेष व्याख्यानमाला में। स्वतंत्र वीर सावरकर का विचारधारा या तत्वज्ञान अगर हम सोचे तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि देश प्रथम और देश हित में जो है वो हमें करना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि देश प्रथम या देश हित में आवश्यक क्या है, ये अगर हमें जानना है तो हमें देश की सही हिस्ट्री, सही इतिहास हमें जानना होगा, जो कांग्रेस ने सालों से छुपा के रखा है। आज चीन का मामला जो है वो दो तरफा हमारे पास है। एक तो कोरोना वायरस का खतरा है जो चाइना ने दिया है, और जो बॉर्डर पे चीन हमें जो तकलीफ दे रही है। तो इसके बारे में आज अगर हम पेपर में देखें तो पूरी कांग्रेस की पलटन और गांधी फैमिली, गांधी नेहरू फैमिली एक हमला कर रही है कि भाई ये जो किया दिया है ये सब इसी सरकार ने किया है, जो कुछ जमीन खोई इसी सरकार ने खोई है। मगर इतिहास ये है कि 1950 से ये मामला शुरू है। सेना का कभी माना ही नहीं गया। हमें बताया जाता है कि 1962 में हमारी सेना की हार हुई, मगर हमारी सेना जब युद्ध में उतरी नहीं थी, जो नौसेना वायुसेना पूरी तरह से बाहर थी और हमारी फौज सिर्फ 10% उतारी गई, तो ये जो हार थी राजनीतिक हार थी। कौन थे राजनेता वो? तो ये जब हमें जानना है तो आज मुझे लगता है कि हमें जो आज की जो पीढ़ी है इसमें इतिहास अवगत होना चाहिए। और इसीलिए इस विषय पर बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि आज के हमारे जो माननीय वक्ता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे ज्यादा अच्छा कोई योग्य व्यक्ति हमें यहाँ पे। वो एक तो राष्ट्रभक्त नेता है और इतिहास के एक विशेषज्ञ है। तो मैं आपकी ओर से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का स्वागत करता हूँ और उनको विनती करता हूँ कि हमें अवगत कराए कि क्या क्या ये पाप किसके है, गलतियां किसने की और कौन भुगत रहे हैं, और इससे हम बाहर कैसे जाए। धन्यवाद। वीर सावरकर स्मारक समिति को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। कई बार आया हूँ और मैं उनका मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत प्रशंसक हूँ और उनको बहुत मानता हूँ। उन्होंने ही पहला कल्पना दी थी कि 1857 एक राष्ट्रीय बगावत है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उससे उन्होंने जो चेतना जगाई, उस चेतना को बाद में हमारे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों ने उसको आगे ले गए थे। तो इसीलिए इस मौके पर उनका स्मरण करते हुए ये जो चीन का समस्या है, इसके बारे हम लोगों को एक हमारी दिमाग में एक स्पष्टता होनी चाहिए। जो सही बात है उसको सही बात के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जो गलत बात है या त्रुटि है उसमें, उसको भी हम उसी प्रकार से मानना चाहिए। मोटी बात तो सही है कि हमारी और चीन के बीच में चीन ने हमारे साथ अन्याय की है और हम लोगों ने बातचीत से सुलझाने के लिए कोशिश की। वो सडनली एक अचानक उन्होंने दूसरे रूप लेकर के वो वहीं पहुंचा दिया जहां पहले हम 1962 में थे। लेकिन हमारे इतिहास में जो कम से कम 2500 से ज्यादा है, उसमें तो 1962 के पहले एक दिन भी, एक घटना के से भी हमारी उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। और वो हमें बहुत मानते थे जब तक वो मुगल्स आकर के हमारे देश में लूट मार करके हम लोगों का सारा समाज को ही सत्यानाश किया था। उसके पहले तो चीन हम लोगों को इतना मानते थे कि यहाँ से गुरु आए उनके लिए बहुत व्यवस्था करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि केरल में जो भी कला थी, कलरीपट्टू नाम से, उसको बोधि धर्मा, एक तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक साधु थे, उनको उन्होंने आमंत्रित करके वहाँ चाइना में शाओलिन एक जगह है, वहाँ उनको आश्रम बनाकर उनको बताया कि हम लोगों को सिखाओ ये। और उसी को सीखने के बाद वो जापान गया। जापान में उन्होंने चीन की जो वूश नाम दिया था कलरीपट्टू को, उसको उन्होंने कराटे का, और बड़ी खेद की बात है कि आज हम जापान से कराटे को आयात कर रहे हैं और कहते हैं जापान ने हम लोगों को ये बड़ी कला दी थी। तो हमारे जो सामान थे, हमारे जो विज्ञान थे, उस सबको वो
बुलाते थे, उससे बातचीत होती थी। महाभारत में भी सिल्क जो आई थी चीन से, उसका भी जिक्र है। तो बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। और 1936 में एक बहुत मशहूर एक स्कॉलर जो थे, जो यानी बुद्धिजीवी थे, जो बीजिंग यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट थे, बाद में अमेरिका इंग्लैंड में वो चाइना का एम्बेसडर भी बने। उन्होंने एक भाषण दिया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 में, जो गूगल में आपको मिल सकती है। वो था कि जिसका नाम था इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना, यानी चाइना का, चीन का भारतीयकरण या हिंदुस्तानीकरण, जो आपको कहने पसंद करेंगे। और ये उन्होंने कहा कि 300 साल के लिए हमने भीख मांगा भारत से, और भारत से सीखा। और वो कह रहे थे कि अब तो हिंदुस्तान ब्रिटिश के कब्जे में आ गई है, तो हम लोगों को अब अपने पांव पर खड़े होने के लिए सोचनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने लिखी है। और उससे दिखाई पड़ता है कि गहराई में, कितनी गहराई में हम लोगों की प्रभाव थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी जब वो पावर में आई तो दृष्टिकोण बदलने लगी, और हमने जल्दी पहचान नहीं सके इसको। और लेकिन सरदार पटेल ने तो पहचाना, और सरदार पटेल की बात ठुकरा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और सरदार पटेल ने कहा कि देखो, चीन की फौज तो पहुंच गई है तिब्बत में, और तिब्बत एक बफर के रूप में थी, और तिब्बत को हम लोग बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए, नहीं तो आप समझते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है उनको बचाने, तो फिर चीन को कहो कि हम मान्यता तब तक नहीं देंगे जब तक आप सीमा का मान्यता नहीं करेंगे, यानी हमारे जो बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक नहीं करना चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू चिढ़ गए, और उन्होंने सरदार पटेल को ऐसा चिट्ठी लिखा है जैसे ये सब बड़ा विशेष मामला है, विदेश नीति, इस पर आपको पढ़ना नहीं चाहिए, इस प्रकार से नीच बात उन्होंने कहा। और सरदार पटेल भी बहुत दिन नहीं रहे उसके बाद। मुझे लगता है कि लगभग 3 हफ्ते के बाद उनकी देहांत हो गई थी, दिसंबर 15 तारीख को 1950 में। तो नेहरू ने जितना दूर कोई जा सकता है, कोई दीवाना जा सकता है, वो गए। क्योंकि जब कम्युनिस्टों ने यानी पावर ली चाइना में, उस समय गोमिंगटांग का शंघाई शेक की राज चल रही थी, उसको हराकर ये बने। और वर्ल्ड वॉर 2 में चीन को यूनाइटेड नेशंस जो नई बन रही थी, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के साथ एक सीट उनको दी। भारत को दे नहीं सके क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने विरोध किया, वो तो हमारे कॉलोनी है, इसको आप कैसे दे सकते हो। चाइना तो कॉलोनी नहीं था उस समय 1945 में, परंतु बिल्कुल पिट्ठू था पश्चिम देशों का, और इसीलिए उनको मिल गई। हमें भी मिलने वाली थी, परंतु विंस्टन चर्चिल ने विरोध किया, तो हमें मिली नहीं। तो 1950 में अमेरिका ने कहा कि हम तो इस कम्युनिस्ट चाइना को तो आने नहीं देंगे, इसकी निष्कासन करने वाले हैं, और आप इसको, इस सीट को ले लीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह सीट चाइना का है, और कम्युनिस्ट चाइना आज विधिवत सरकार में है, तो उन्हीं को देना चाहिए। अमेरिका ने माना नहीं, वो सीट खाली रही 1972 तक। और 1972 में अमेरिका और चीन के साथ संधि बनी, तो उस समय ये दिया, और चीन ने हमें धन्यवाद भी नहीं किया। हर साल हम जनरल असेंबली में चीन की वकालत करते थे, 1962 के बाद भी करते थे, तब भी चीन ने धन्यवाद तक कहा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो धीरे धीरे हमने एक तुष्टीकरण की, उससे चीन के दिमाग में आई कि हम और कुछ भी ले सकते हैं। और पहले तो तिब्बत में दस्तखत कर दी, तिब्बत में सीमा को मान लो, जो सरदार पटेल ने कहा उसको हमने कहा नहीं, और बाद में कहा कि ये तो अंग्रेजों ने जो बनाई थी वही हम मानते हैं, और चीन ने कहा हम तो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, हम कभी नहीं मानेंगे। और फिर एक दिन जब
हम लोगों ने बिना तैयारी, जवाहरलाल नेहरू ने 1961 से फौज को आगे भेजकर अपनी सीमा को पक्का करने के लिए कोशिश की। तब चीन ने आक्रमण करके हमारी पराजय की थी और हमारे बेचारे जो जवान थे उनके पास ठंड में स्वेटर नहीं थी, टेनिस शूज नहीं थी, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिला, बुरी हाल में उनका हुआ। और जवाहरलाल नेहरू भी उनका हौसला टूट गया, तो उन्होंने रेडियो में कहा कि फेयरवेल टू आसाम, क्योंकि चीन तवांग तक पहुंचने की स्थिति में आ गई थी और वो आसाम भी वो हड़प कर सकती थी, ये डर था। तो उन्होंने ये कहा, पहले तो नेहरू ने कहा कि मैंने कहा है अपनी सेना को कि थ्रो द चाइनीज आउट, इन्हें चाइनीज को फेंक दो, और बाद में उसका हौसला टूटकर सारा देश में एक माहौल खराब किया। परंतु चीन खुद ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवाद है वो ऐसे चीजों में, ऐसे समय पर जो जैसे जिस तरीके से यानी भावुक हुई और लोग अपने जेवर सोना सब उतार करके डिफेंस फंड के लिए पैसा दी, आमतौर पर आम सभाओं में दी थी, तो उससे वो काफी डर गए। और आज भी मैं कहता हूं जो हुआ है हमारे देश में, सब जगह में लोग नाराज होकर ये बंद करो चाइना का, ये बंद करो उस चाइना का, इस प्रकार से जो एक भावना बन गई है, उससे भी आज चीन में थोड़ा टेम्परेचर उनका ठंडा हुआ है। और लेकिन मोटी बात है कि चीन ने, पता नहीं उनको किसने इतिहास सिखाया, सिर्फ हमारे देश के साथ ये सीमा का विवाद नहीं है। मैंने लिस्ट बनाई है कितने देशों के साथ इनकी सीमा की विवाद है, और मैंने देखा लिस्ट में 18 देश हैं, जापान, वियतनाम, इंडिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, भूटान, ताइवान, लाओस, ब्रुनेई, ताजिकिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया। मैं पाकिस्तान भी जोड़ देता, बट पाकिस्तान तो सरेंडर ही कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कार्यक्रम पास के पास जो जमीन चाहिए देना है और हमारे बॉर्डर के लिए आप पीओके से थोड़ा हिस्सा देना है, तो पाकिस्तान ने कहा ले लो, तो इसीलिए कोई विवाद नहीं है, वो सरेंडर कर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि चीन का हौसला बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जो संधि की थी तिब्बत के साथ, वो उस कारण से हुआ है, परंतु हमारे पास मौका थी कि उसको रद्द करने के लिए, कि हम नहीं मानेंगे तिब्बत का जब तक आप हमारी सीमा पर नहीं तैयार होंगे। अब देखिए, मैकमोहन लाइन को कहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ अरुणाचल के जो सीमा तय करने वाली मैकमोहन लाइन नहीं मानेंगे, लेकिन बगल में उसी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने बर्मा के और चीन का जो तिब्बत का जो बॉर्डर बनाई, उसको चाइना ने मान लिया और संधि में लिखा है कि वी एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड बर्मा, यानी जिसको आज म्यांमार कहते हैं। तो हम हमारे साथ वो कहते हैं इंपीरियलिस्ट लाइन है, हम मानेंगे नहीं। तो लेकिन ये अक्साई चीन की हिस्सा में कभी ऐसा पक्का लाइन जैसे मैकमोहन लाइन की बनी थी, माने मैकमोहन लाइन भी पक्का नहीं थी, परंतु तो एक लकीर खींचा गया था बॉर्डर में, उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि हमारी सीमा कहाँ है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नक्शा में था नहीं, एक परंपरा अनुसार हमारी थी, और धीरे धीरे चीन ने, जहाँ हिंदी चीनी भाई भाई का हम जप कर रहे थे, तब उन्होंने अपना एक हिस्सा काट करके एक सड़क भी बना दी तिब्बत से सिंजियांग तक, दूसरा प्रांत जो है सिंजियांग, उस तक बना ली। और फिर बाद में हम लोगों को बताया, फिर हमारे लोग भड़क उठे बट कुछ कर नहीं सके। और 1981 में चीन के जो सबसे उच्च नेता हैं डेंग शाओपिंग, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत एक निमंत्रण भेजा कि आप चाइना के बड़े विशेष यानी पढ़ते हैं, अपने किताबें लिखी है और हम आपको आमंत्रित करनी चाहते हैं। तो वो उनके सबसे बड़े नेता वहाँ
तंग शॉपिंग से मैं मिलने गया, तो उस समय मैंने उनसे दो बातें रखी। एक, कैलाश मानसरोवर को आपने बंद रखा है 40-50 साल के लिए, अब इसको खुलवा दीजिए। तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने वो तो उनको पहले ही पता था मैं ये उठाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही भेज दिया था संदेश कि मैं ये उठाने वाला हूँ। तो उन्होंने पहले ये कहा कि ये मुझे वचन दो कि तुम जाओगे पहले। तो मैंने कहा ये तो मैं अपनी सरकार से बात करके कर दूंगा। उस समय इंदिरा गांधी थी सरकार में प्रधानमंत्री। और दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा एक और कारण है कि हम तो जो भी हिंदुस्तान से आएंगे वो सिर्फ हिंदुओं को अलाउ करेंगे, हम कोई मुसलमान क्रिश्चियन को नहीं अलाउ करेंगे। तो हमने कहा हम तो सेक्युलर गवर्नमेंट कहला जाते हैं कि ये कंडीशन अनिवार्य है। उन्होंने कहा क्योंकि हम टूरिस्ट नहीं चाहते, यहाँ भक्ति के लिए कोई आ रहा है तो हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो मानते नहीं है, परंतु उसके लिए हम कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर उस समय खुलवाया था। फिर मैंने कहा कि ये बॉर्डर है, ये तुम्हारा है मेरा है, ये तो बातचीत से हल हो सकती है। तो तब से बातचीत शुरू हुई और नरसिम्हा राव के टाइम पर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब 1962 की जो युद्ध समाप्त हुई, चाइना वापस चले गई और कई इलाकों को पकड़ के रख ली, बाकियों में से छोड़ कर गई, तो उसके अनुसार जो मैप बनी वो है अक्साई चीन के तरफ से, तो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अरुणाचल में उन्होंने एक लाइन बनाई है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसके आधार पर अभी तक चलते आई है और बातचीत चलते रही है। हर साल जो सरकारें आई, सरकार गई। इस बीच में एक और गलती हो गई जिस अपने लोगों को पता होना चाहिए। रोज मैं सुनता हूँ कि तिब्बत को आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो। जवाहरलाल नेहरू को हम नहीं मानते हैं। और तो आपका आश्चर्य होगा कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हुए वहां बीजिंग गए और उन्होंने भी उसी पर दस्तखत किया है। और हमें समझ में नहीं आते, हमारे लोग भी जानते नहीं है। मैं जब बोलता हूँ तो वो विश्वास नहीं करते हैं। फिर मैं अग्रीमेंट को निकाल कर, और आप गूगल में जाएंगे और सर्च इंजन में लिखेंगे तो भी दिखाई पड़े। तो आज आप बताइए, 2 बार आपने संधि बनाई है, आप तिब्बत की आजादी चाहते हैं, तो आप इस दोनों को नामंजूर करना पड़ेगा या अस्वीकार करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं। आज तक मैंने कुछ ऐसा संकेत हमें मिला नहीं कि हमारी सरकार इसके लिए तैयार है। और जब तक वो नहीं करोगे ये समस्या होगी। तो एक तो ये बात है जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम जो अपनी बात कहें वो अपने जो तथ्य है उसके आधार पर कहनी चाहिए, जोर से कहनी चाहिए। चीन ने अभी जो किया है, और बीच में 1962 के बाद सिक्किम में जो नथुला पास है वहां किया था। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे लोगों में, हमारी सेना उसमें उस बड़ी ऊंचाई में हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़े। टैंक्स भी वहां ले गए थे जहां टैंक्स जा ही नहीं सकता था, लोग मानते थे। लेकिन हमारे 85 जवान की हत्या हुई, मरे, शहीद हुए, और उनको 445 लोगों के उन्होंने उनको खत्म किया, उनके लोगों के जवानों को। और उसके बाद चीन को समझ में आई कि अब यह 62 का स्थिति कभी अभी होने वाला नहीं है। आज भी उनको पता है कि 62 की स्थिति नहीं आएगी, और तो हमें दुनिया को दिखाना है कि 62 की स्थिति खत्म हो गई है। क्योंकि ये नथुला का तो हमने दबा दिया था खबर, और कभी आज भी लोगों से पूछे किसी को नहीं पता है। और 67 में हुआ था इसी प्रकार से। 87 में 1987 में इसी प्रकार की लड़ाई हुई थी अरुणाचल की बॉर्डर में, सुमदोरुंग वैली में, और वहां भी इसी प्रकार से हमारे बहादुर ने करके दिखाया। अभी भी बड़ी मुश्किल हालात में इन्हीं पहाड़ को चढ़ते हुए हमारे लोगों ने, जो वी के सिंह हमारे मिनिस्टर हैं, पहले कमांडर इन चीफ थे, उनकी बयान से मैं बता रहा हूँ,
हमारे लोग 20 लोग की हत्या हुई और उनका 44 लोगों की हुई थी। और वहां वो ऊपर थे, हम नीचे थे तब भी। और उन्होंने पत्थर फेंके, ये बार्ब वायर फेंके, पता नहीं क्या क्या उन्होंने गंदे काम किया था। हमारे लोग बिल्कुल नियम के अनुसार गोली नहीं चलाना है, इसीलिए चलाया नहीं, और वहां जाकर उस एरिया की कब्जा की और चाइना को बुलाया। परंतु आज भी चाइना हमारे हिस्से में है और उनको निकालना है। बातचीत कर रहे हैं, मैं कहता हूं बातचीत क्या करना है, एक चेतावनी दे दो कि ये हमारी है, छोड़ के चले जाओ, नहीं तो युद्ध होगा। कभी ना कभी इसमें हम लोगों को उस प्रकार की स्टैंड लेनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि आज हिंदुस्तान क्यों डरे चाइना से। 1962 तो वो विशेष स्थिति है, क्या हुआ था उस समय और आज हमारी परिस्थिति बहुत बदल गई है। और मैं ये कहता हूं कि चाइना की कमजोरी भी आपको जानना चाहिए। उनको सेना को लाने के लिए तिब्बत से नहीं ला सकते, वो लाना पड़ेगा क्योंकि तिब्बत का उनको कोई विश्वास ही नहीं है आज भी। तो वो लाते हैं सिचुआन प्रोविंस से 3000 किलोमीटर दूर, या गांसू प्रोविंस। इतनी लंबी लाइन में आते हैं, तो हमारे एयरफोर्स से हम इस सारे उनके रेल की पटरी को बमबारी कर सकते हैं, कहाँ आएंगे। लेकिन हमारी तो बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई लाइन है, तो हमारे लिए एडवांटेज है, हमारे लिए एक हमारे पक्ष में जाती है ये बात कि हमें सेना भेजने में कोई टाइम ही नहीं लगती है। उनके लिए बड़ी लंबी करनी होती है, और वो इतनी लंबी लाइन में यानी ये जो मिलिट्री के लिए लाने जाना, ये सारा पेट्रोल लाना जाना, खाना पीने की व्यवस्था करना, ये सारी उनके लिए बड़ी दिक्कत की है। इसीलिए चाइना आपको बड़े पैमाने में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसे ही करते हैं, इधर कदर यहाँ घुस जाते हैं, यहाँ घुस जाते हैं, भाषणों में तेज हैं और बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे देश एकमात्र देश है जो चीन को हरा सकती है, और यही 2500 साल चीन के सारे राजाओं को पता था, और इसीलिए कभी नहीं उन्होंने सेना भेजा। हमारे देश में दुर्भाग्य से इस्लाम आने के बाद चीन को मौका मिला हमसे आगे जाने के लिए, परंतु विकास पर, हमारे विज्ञान पर, हमारे शस्त्रों पर चीन से कई आगे थे हम हजारों साल के लिए, यानी 2500 साल तो जरूर होते। तो ये आत्मविश्वास पैदा करनी है और ये दिखाना है इस बार कि बातचीत है। कितना दूर बातचीत ले जाएगा। एक किसी का मन यानी उसमें कपट है, तो कितनी बातचीत करोगे। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से 18 बार व्यक्तिगत मिलकर के बात की थी 5 साल में, अब वो सब हवा में उड़ गई है। तो बातचीत से नहीं कि कभी कभी ऐसा हमें दिखाने की वो आवश्यकता हो। परंतु आखिर में मेरी राय है, मैं ये कहूंगा कि हम दोनों पड़ोसी देश, उसका फायदा दूसरे लोग लेते हैं। हमारी दोस्ती नहीं है उनके साथ, तो इसीलिए पाकिस्तान उसका फायदा उठाता। छोटे मोटे देश जैसे कोई आ जाता है प्राइम मिनिस्टर बन के नेपाल में, वो भी ये हमको आंख दिखाने लगता है। तो इसीलिए आज हमें ये बिल्कुल एक माहौल पैदा करनी है कि ये जो आसपास के देश हैं उनको भी लगना चाहिए भाई चीन से हमें कोई समर्थन कर सकता है, हमारी बचाव कर सकता है, वो इंडिया कर सकता है। और कई देश हैं जो हमारे साथ इसमें काम करने के लिए तैयार। अमेरिका बहुत दूर है, वो अमेरिका कभी नहीं आएगा। एक बार अब उनको ने वियतनाम के बाद और अफगानिस्तान के बाद और इराक के बाद सीख लिया भाई हमारी फौज को भेजने से कोई फायदा नहीं, किसी और का भेजो। उतना कर सकते हैं कि हमें उत्साहित कर सकते हैं, परंतु उसमें नहीं जाना है। तो दीर्घकालीन में हमें अपनी शक्ति दिखानी है, और दूसरा है कि किसी तरीके से हमारी उनकी सम्मान के साथ बातचीत और कोऑपरेशन होने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे थी 2500 साल के लिए, जैसे भविष्य में। आज लोग कहते हैं कि हांगकांग की स्वाधीनता के लिए हम लोगों को पहल करनी चाहिए। क्यों? हांगकांग अलग देश तो नहीं था,
वो इंग्लैंड ने उसकी कब्जा की और कई साल रखी। फिर 1997 में बीजिंग में वहाँ इंग्लैंड का या ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जाकर चाइना में बीजिंग में बैठ करके अग्रीमेंट की कि हम हांगकांग वापस कर देंगे, अभी कर देंगे, परंतु आप एक ही शर्त पर कि 50 साल के लिए आप यहाँ जो हांगकांग का आर्थिक प्रणाली है उसको छेड़े हुए नहीं। तो चाइना ने कहा कि 1 नेशन 2 सिस्टम्स, चाइना का मेनलैंड सिस्टम में चाइना का हांगकांग का सिस्टम, इसको लेकर किया। अब कभी ऐसा नहीं था कि चाइना का जो प्रभुसत्ता जिसको कहते हैं सॉवरेंटी, उस पर तो कोई डाउट नहीं था, वो तो अग्रीमेंट में लिखा है। अग्रीमेंट का कॉपी देखना तो उसके लिए भी आप गूगल से निकाल सकते हो। तो यहाँ लोग कहते हैं हांगकांग में भी करनी चाहिए। अभी इतने इंडियंस वहां हैं, उनको परेशान करोगे आप। तो मैं ये कहता हूं कि आज मेरी राय है कि हमारी पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रखना चाहिए। श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए थे, परंतु मेरे कारण, मेरे पर्सनल दोस्ती के कारण आज श्रीलंका और इंडिया की दोस्ती बहुत मजबूत हो गई है। हमें भूटान को तो समर्थन करना ही है, नेपाल को भी हमारी लापरवाही के कारण ये सारी हुई है। और नेपाल आज दिखा रहा है कि हमें चीन के साथ नहीं जाना है, क्योंकि चीन में चीन के जो पंजे लगे हुए थे उसमें उन्होंने सारे स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में टीचर्स भेजे। अब हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, मैंड्रिन चाइनीज पढ़ाएंगे, इस प्रकार से करके नेपाल को अपना करने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये जो मालदीव्स है वो भी हमारे साथ है। तो यहाँ जो हमारे साथ बगल में सब साथ है। पाकिस्तान का अंत करने के लिए हम लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए। ये चीन को एक बार दिखाकर कि हम उनकी सीमा पर उनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि वो 2000 साल के लिए याद रखेंगे। इस प्रकार से एक प्रदर्शन करने के बाद, उसके लिए जो भी तैयारी करनी है करने के बाद, हम लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढनी चाहिए जिससे चीन और हिंदुस्तान के बीच में एक सामान्य रिश्ता रहे। और जो हमारे आसपास सड़ो पड़ोस में जो यानी प्रतिद्वंदी है या दुश्मन है या जो हमारे हितैषी नहीं है वो हैं, उनको ठीक करने के लिए चीन तटस्थ रहें। इसके लिए हम लोगों को पॉलिसी बनानी चाहिए। परंतु आज हमें कोई शक्ति का, यानी हम शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। हम लोगों को चीन को इस जगह में जहां वो आए उनसे उनको खाली करवाना है, और खाली जबरदस्ती कराना है यदि वो बातों से मानेंगे नहीं। और उसके लिए जो कीमत चुकाना चाहिए, ताकि हमारे इतिहास में जो शिवाजी ने करके दिखाया, जो राणा प्रताप ने करके दिखाया, जो गुरु गोविंद सिंह ने दिखाया, जो अहोम डायनेस्टी के बरपुखन ने दिखाया आसाम में, जो विजयनगरम के जो राजा ने उन्होंने जो दिखाया, इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करके हमारे देश की जो आत्मसम्मान है उसको बढ़ाना और दूसरों को भी बताना कि हम यदि कभी उत्तेजित होंगे या क्रोध में आएंगे तो फिर उनका नाश ही होगा। ये इस प्रकार से ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके साथ लंच डिनर ही करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेंगे। और यही हमारी अनुभव रही है। जवाहरलाल नेहरू ने भाई भाई कहा था, नरेंद्र मोदी ने 18 बार मिले, वाजपेयी बीजिंग में जाकर चीन का 4 टुकड़ा करने के लिए भी तैयार हो गए। चीन ने अब तिब्बत का 4 टुकड़ा करके 3 हिस्सा दूसरे प्रांतों के साथ विलय कर दिया। अब जो बाकी जो तिब्बत है उनके देश में वो 1/4 का है। तो इस वजह से कभी वो संतुष्ट नहीं होंगे। उनको जहां अपने हित के लिए शक्ति दिखाना वहां दिखाना होगा, और ये भी दिखाना होगा कि हम उनका नाश के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। हमारे रास्ते में ना आए तो हम दोस्ती रखेंगे, ये भी करना चाहिए। यही मैं शुरू में कहना चाहता हूँ। जो सवाल है मैं उसके जवाब देने की तैयार हूँ।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वामी। स्मारक की ओर से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ सवाल किए हैं। तो एक सवाल सोशल मीडिया में हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि जो मिलिट्री पॉलिसी है और आर्मी की है और नेवी की मिलिट्री पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में एक सवाल है। तो आप अगर कुछ इसके बारे में जानकारी दे सकेंगे तो। चीन के विरोध में मिलिट्री पॉलिसी में आर्मी और नेवी की पॉलिसी है, नेवी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पहले तो मैं ये कह दूंगा कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी इसकी पॉलिसी के तय करने के पहले पर्याप्त धन बजट में पेश करनी चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री को। मुझे बड़ा खेद की बात है, मुझे बहुत दुख होता है कि सालों साल हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस बजट को कम करते करते, जो राजीव गांधी के काल में 4% थी, आज वो कम होकर 1.5% भी नहीं है। और मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में था और वहाँ जनरल आकर के हम लोगों को यानी अपने विचारों को रखते थे बजट के बारे, और वो इतने दुखी होते थे कि हमने ये 8-9 प्रोजेक्ट्स तैयार किए जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया होगी, परंतु इस प्रकार से हमारी साधन को यानी हमारी बजट एलोकेशंस को काट दी है। क्या करें? मैंने 10 बार उसके बाद बोलने के बाद भी, हमारी कमेटी की रेजोल्यूशन के बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं, हमारे यानी बजट में ये इसमें फिट नहीं होता है। तो हर साल आज कितना चाइना से खर्च कर रही है? 11% जीडीपी का, पाकिस्तान 7%, हम 1.5%। क्यों? तो पहले फैसला करो कि हम 5% जीडीपी का करेंगे, यानी बजट में 25% हम डिफेंस के लिए देंगे। ये करोगे तो फिर मैं नेवी का बात कर सकता हूँ, एयरफोर्स का बात कर सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो शक्ति है बहुत चोट पहुंचाने के लिए और हमारी प्रभुसत्ता की पहचान देने के लिए, वो है समुद्र। समुद्र जो है इंडियन ओशन कहा जाता है, अभी तक उसको हमने भारतीयकरण नहीं किया है, परंतु इंडियन ओशन के नाम पर जाना जाता है। इसमें चीन जैसे देश लेके उसके लिए पश्चिम में सामान बेचना है, तो वो पैसिफिक ओशन से घूम के आकर मलाक्का स्ट्रेट है, जो एक तरफ अंडमान आइलैंड है, दूसरी तरफ सुमात्रा है, उसके बीच से निकलकर जाना होता है। इसीलिए बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ये कर रहे हैं ना चाइना, उसका पीछे यही है कि हम रोड बनाएंगे चाइना से। जो पहले वो कह रहे थे इंडिया से ले जाइए, हमें जाने दीजिए समुद्र तक, अब पाकिस्तान तैयारी हो गई, बट पाकिस्तान के लिए वहाँ उस समय वहां से जाकर के गद्दार पोर्ट में जाने तक, बलूचिस्तान पार करके, उसमें पीओके से भी जाना होता है। तो चाइना पीओके से भी जा रही है और सिर्फ एक हम लोगों को शांत करने के लिए कहा कि जब कश्मीर का फैसला हो जाएगा तब आपके साथ नया फैसला करेंगे इसके बारे, बट तब तक पाकिस्तान के हिस्सा में है, तो पाकिस्तान को जो जमीन दे रही है उसको हम ले रहे हैं। तो चाइना के लिए आज ये बहुत बड़ा समस्या है कि दुनिया में व्यापार करना है तो सुरक्षित हम कैसे जाएं। डॉक्टर स्वामी, अगला सवाल ये है कि 1962 की जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के संदर्भ में कुछ अपनी हार होने के बाद एक सरकारी रिपोर्ट तैयार की थी मिलिट्री ऑफिसरों की। क्या कारण है कि मोदी सरकार भी अभी उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रही है? कई दर्शकों ने यह सवाल किया है कि वो रिपोर्ट उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे। जो असली 1962 में हुई
किसकी भूल के कारण हुई, किसकी साजिश या षड्यंत्र के कारण हुई, ये सारी जो है हेंडरसन ब्रुक्स एक नाम है, वो एक व्यक्ति थे हमारे, एंग्लो इंडियन होंगे इसीलिए हेंडरसन ब्रुक्स के नाम है। वो हमारी मिलिट्री में वरिष्ठ थे और उनको दिया गया था कि इस पर रिपोर्ट बनाया जाए और उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है। और तैयार करने के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने उसको पढ़ा तो ऐसे वो भयभीत हो गए कि उसको सीक्रेट बना करके, टॉप सीक्रेट बना के अंदर बंद कर दी। और ये मैं 1964 से चल रही है, जवाहरलाल नेहरू के देहांत होने के 6 महीने के पहले से। और किसी सरकार उसको करने नहीं चाहे। पारिकर बने डिफेंस मिनिस्टर, और पारिकर को मैं अच्छी तरह जानता था। जब विद्यार्थी थे आईआईटी में तो मैं उस इलाका का एमपी भी था और मेरे बूथ एजेंट का काम किया था, तो बड़ी बहुत उस समय से परिचय है। बहुत हमारे साथ बैठकर बहुत उन्होंने सीखने के लिए भी कोशिश की और कई बार उन्होंने बड़े होने के बाद भी और बड़े बड़े पद में जाने के, चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामी मुझे राजनीति सिखाई एंड ऑल दैट। वो जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो मैं उनको मिलने गया और कहा कि क्या बात है कि आप इसको अभी तक बंद रखें, इसमें छिपाने की क्या बात है, वास्तविकता होने दीजिए, किसी को खंडन करना है तो करने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बात पढ़ के बताता हूँ। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, अब बिल्कुल इसके प्रकाशन करने लायक है, लेकिन 2-3 जगह में ऐसे नाम आए हैं तो हम उसको ब्लैकआउट कर देंगे। उससे जो कहानी बनी है उसमें कोई फर्क नहीं आएगी। तो मैं इसको रिलीज करने वाला हूँ। तो मैंने कहा इसको मैं पब्लिकली बोलूं? तो उन्होंने कहा बोल सकते हो, परंतु ये नहीं मत कहो कि मैंने आपको बताया। और तो मैंने ये कहा कि ये ज्ञात सूत्रों के अनुसार ये रिपोर्ट बाहर आने वाली है। अब उस रिपोर्ट को आपको आश्चर्य होगा, अरुण जेटली जब फिनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने उसको रोक दिया और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सका। तो मैं तो प्रधानमंत्री से कहूँगा कि हमारे लोग जो डिफेंस स्ट्रेटजी ये सब सीखते हैं, अमेरिका में तो किसी डॉक्यूमेंट को 15 साल से ज़्यादा नहीं रखते। ये 1964 से आज 1964 से आज तो हो गया कितना 40 60 65 साल हो गए हैं। तो इतने साल के बाद कौन सी ऐसे बात होने वाली है जिससे कुछ रहस्य बाहर निकल सकती है। तो मैं जिन्होंने सवाल पूछा है, सही सवाल पूछा है, इस पर प्रेशर होनी चाहिए और इसको लानी चाहिए। उसके बाद सेमिनार्स होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए और सब को इसको पढ़ना चाहिए ताकि जो गलतियां उस समय हुई वो दोबारा ना हो। हमारी हार एक ही कारण से हुई, वो है हमारी गलतियों के कारण, नहीं तो हार 1962 में भी नहीं होती। डॉक्टर स्वामी, एक अगला सवाल ये है कि अनेक दर्शकों ने पूछा है, प्राचीन काल में माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर ये भारत का हिस्सा था क्योंकि वो लोग यहाँ से वहां जाते थे और हमारे देवता वहां रहते थे। तो कभी कैलाश मानसरोवर भारत को वापस मिल सकता है और ये कैसे चाइना के हाथ में गया है? वो एक सवाल पूछते हैं क्योंकि सबसे धार्मिक या सबसे पवित्र स्थान कैलाश मानसरोवर है। ये तो तिब्बत में है और तिब्बत की जब सीमा अंग्रेजों ने बनाई, उन्होंने, क्योंकि ये लगभग हमारी उत्तराखंड से ऊपर जाओगे, अभी नेपाल देखिए, नेपाल ने भी कह दिया कि ये हमारी हिस्सा है। और क्योंकि वो कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है उसका नेपाल का हिस्सा बनाने चाहते हैं।
तो उस समय जो सीमा की लाइन अंग्रेजों ने बनाई, उसमें कैलाश मानसरोवर हमारे साथ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो जानते भी थे कि क्यों हम करें, क्योंकि वो वैसे भी हिंदू विरोधी थे, जो ईस्ट इंडिया यानी जो अंग्रेज थे यहाँ राज कर रहे थे, और वो चाहते थे हिंदू इकट्ठा ना हो। अब उसको वापस लेना है, तो उसमें फिर जैसे मेरी दोस्ती होने के कारण मैंने कैलाश मानसरोवर का दरवाजा खुलवाया, पथ खुलवाया। और वो इस साल पता नहीं क्या होने वाला, वैसे भी कोरोना के कारण मेरे ख्याल में नहीं होगा, परंतु कभी भी उसके बाद 1981 के बाद मैं पहले गया था, और दोबारा मैं 2016 में भी गया था देखने के लिए कि कितना परिवर्तन हुआ है सारी व्यवस्था में। तो उस 1981 से जब मैं पहले फर्स्ट डेलीगेशन लेकर गया था, और आज तक उन्होंने एक दिन भी नहीं रोका था। दूसरा एक रूट थी, वो है सिक्किम के रास्ते, उसको बंद कर दिया, परंतु इसको नहीं बंद किया। और मैं समझता हूँ कि जब नया एक यानी समय आएगा जब हमारी और चाइना के साथ सामान्य रिश्ते बनेंगे, तब मैं समझता हूँ कि लेन देन के आधार पर कैलाश मानसरोवर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। डॉक्टर स्वामी, दर्शकों का एक अगला सवाल ये है कि हमको पीओके हासिल करना है, हाँ, और चाइना और पाकिस्तान साथ होते हुए क्या ये मुमकिन है कि हम पीओके को आजाद कर सकेंगे? दर्शक ये पूछना चाहते हैं। यदि हम लोग पीओके पर आक्रमण करें तो चाइना क्या कर सकती है? वो अरुणाचल में अटैक कर सकती है, अक्सर चीन में अटैक कर सकती है। पर तो मैं कह रहा हूं कि हमारी यदि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर ये सारे 1-2 साल अच्छी तरह से देख करके, अमेरिका का ही शस्त्र सबसे अच्छा होता है। रशिया का आज डेंजरस ये है कि सारी जो रशिया ने बनाई है उसकी जो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सब चाइना से आया है। तो मैं तो सावधान करते रहा हूँ, परंतु हमने S-400 खरीद लिया था, परंतु मेरी राय थी उसको खरीदना नहीं चाहिए था। बट एनीवे, मैं समझता हूँ कि हमारी फौज को या घर के अंदर हमारी आत्मनिर्भरता पर हम शस्त्र को पैदा करें, या अमेरिका जैसे देश से हम खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेरिका वहाँ आर्म्स लॉबी तो बेचना ही चाहती है, वो तो सब लोगों को बेच देते हैं, सऊदी अरेबिया को, इसराइल को भी बेचेंगे, पैलेस्टीनियंस को भी बेचेंगे, तो वो व्यापारी लोग हैं। तो इसमें हम ऐसा जरूर कोई रास्ता ढूंढ करके ये सारा सेना को तैयार कर दें कि हम आक्रमण करें और पीओके को ले लें। उस समय चाइना की हस्तक्षेप करना असंभव बहुत है, क्योंकि इस अक्साई चीन के मामले में हम उनको भगा देते हैं या हटा देते हैं या खिसका देते हैं, तो मैं समझता हूँ चाइना समझ लेगी कि ये हिंदुस्तान बदल गया है। आज भी जो ठंडा आई है वो हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं उगी हैं, वो ज्वालामुखी फटी है, उस कारण से आज मैं समझता हूं कि चाइना थोड़ा ठंडा हुआ है। और ये इन्होंने देखा है, जब नाथुला में 1967 में हुआ, सुमदोरुंग 87 में हुआ, और अभी भी जब गलवान में हुआ, तो मैं ये कह समझता हूं कि चाइना इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, और करेगी तो उसको भी उसी से हम पीट सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, उसको धमका सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी सेना को तैयार करो, हमारी नौसेना को ऐसा करो कि सारे जो कराची हो या कोको आइलैंड हो या बर्मा का हो या बांग्लादेश का हो, चिटागांग हो, ये सारी चीजों को हम घेर लेना चाहिए।
और श्रीलंका को तो करना नहीं है, वो हमारी दोस्त है। लेकिन ये नेवी और आर्मी और एयरफोर्स, ये तीनों को मजबूत करके हम पीओके के मेरी राय में 2 दिन में ले सकते हैं। हम तो ले लिया था उस समय। जवाहरलाल नेहरू ने हमें हम लोगों को वापस बुलाने का, हमारी सेना को वापस बुलाया, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशन चला गया हूँ और मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इसीलिए जहां मुजफ्फराबाद उनका कैपिटल है, उसको हमने कैप्चर कर लिया था हमारी जवान ने, और उसको वहां से वापस यानी आने का बहुत लोग बड़े रो के आए थे। परंतु ये तो हमें लेना है, क्योंकि इससे हमारी बॉर्डर पर अफगानिस्तान से बनती है। अफगानिस्तान के बनने के बाद अफगानिस्तान की जो जनता है वहाँ, वो तो इंडिया को पसंद करती है। तो इसीलिए अफगानिस्तान का भी हमें वहाँ एक शांति पैदा करने में हमारी एक दायित्व होगी, उसको भी हम पूरा कर सकेंगे। डॉक्टर स्वामी, सवाल काफी है, और एक सवाल हमारे दर्शकों ने पूछा है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, यानी भले अभी वो लोग ने संशोधन किया हो, पर एक हिंदू देश होने के बावजूद दुनिया के इन्फ्लुएंस में कैसे आ गया और भारत के विरोध में क्यों खड़ा है? नेपाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेपाल को साथ हम लोगों ने दुर्व्यवहार किया, क्योंकि नेपाल में मेरा रिश्ते बहुत पुराने हैं। क्योंकि जो राजा थे जिनकी हत्या हुई थी, उनके बेटा ने या पोता ने किया था, राजा वीरेंद्र, वो हार्वर्ड में था स्टूडेंट जब मैं प्रोफेसर वहाँ था। और इमरजेंसी में भावराव देवरस और अन्य लोग ने जाकर उनसे बात किया, तो उसी कारण से मैं दोबारा जब पार्लियामेंट में होकर मैं गायब हो गया था, और मेरे नाम पर इनाम थे, वो सारा मेरे तो हर कोने में जांच हो रही थी। उस समय माधवराव मूले जो सरसंघचालक के कार्यवाह है, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी तुम्हें पकड़ेगी तो तुम्हारी सब किडनी विटनी पैनक्रियास सब काट के निकाल देगी, तो आपको दोबारा बाहर जाना होगा। तो उसके लिए नेपाल ने मुझे बहुत मदद की, और बाद में भी मैं वहाँ चुनाव हो उसके लिए भी मैं आया। एक नाम नेपाल में बना है, तो जब भी जाता हूँ सब मिलते हैं। ये ओली भी मुझसे मिला था, और उस समय भी और आज भी मैं कह सकता हूँ कि हमारे लोग के जो हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये यूरोप का मोह है। और ये अगल बगल के हमारे लोग जैसे ही लोग हैं, उनके बारे में उनको वो अपने जैसे बड़े साहब जैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो अब नेपाल की बहुत उपेक्षा हुई। इसकी फायदा जो हमारे हिंदू इंडिया विरोधी लोग हैं, और जिनको चाइना खूब खिला रहा है, वो सब भड़क गए। परंतु अब हम जागृत हो गए, और ओली के लिए बड़ी समस्या हो गई। और प्रचंडा जो पहले कम्युनिस्ट था, अब तो पूरा हिंदुत्व की भाषा बोलता है, हमसे भी बोला उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि नेपाल को वापस ला सकते हैं, परंतु एक अब हम बड़ा भाई हैं, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम दोनों एक परिवार के हैं, दोनों हिंदू हैं। इस भाषा में बोलकर चीन के जो नेपाल के लोगों के साथ एक समता और एक सम्मान के व्यवहार होने से नेपाल बहुत जल्दी हमारे साथ आ जाएगी। हम अभी आखिरी 2 सवाल लेंगे। एक सवाल ये है कि कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्या श्रीलंका हमारे साथ रह सकती है? ये सवाल आपसे पूछते हैं। श्रीलंका में हमारी सरकार ने एक गलती की थी। हमारे जो गुप्तचर विभाग हैं और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में राजपक्षा को हराने के लिए उन्होंने सहयोग किया था। ये जो बाद में चुनकर आए अब हार गए हैं। तो उसके बाद राजपक्षा बड़े चिड़े हुए थे। यद्यपि वो हमारे ज्यादा निकट हैं, वो पक्का बुद्धिस्ट हैं, और हमारे जो मंदिर हैं उसमें हर साल आते हैं, तिरुपति हो या सारनाथ हो या
यानी मीनाक्षी मंदिर हो मदुरई में, सब जगह में वो जाते हैं। और उनको मैं फिर यहाँ आमंत्रित किया था भाषण देने के लिए। फिर मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि उनको मिलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री उनको बुलाया अपने घर, और उसके बाद हमारी दोस्ती बन गई है। लेकिन अब देखो, पिछले दिन में जब राजपक्षे यहाँ आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो कर्जा आपने पिछले सरकार को दी थी वो सारे अब मुझे देना हुआ है। मैंने चीन को तो, चीन की जो प्रभाव है, जो बंदरगाह बनी है, उसमें कम कर दिया है। तो अब चीन कहता है हमें हमारी जो हमने जो खर्च किया, हमारी जो कर्जा है वो दे दो, तो वो भी हमारे पास पैसा नहीं है। तो हिंदुस्तान दोस्ती के आधार पर आज जो हमारी कर्जा है उसको 2 साल के बाद ले ले। तो इसमें हमारी सारे ब्यूरोक्रेट्स विरोध में हो गए, कहा कि ये कैसा हो सकता है, इन देशों को सीखना चाहिए, ये है वो है। और बाद में फॉर्चुनेटली हमने प्रधानमंत्री के पास ये पहुंचाया कि आपसे खुद उन्होंने मांगा था, आपने कहा मैं पता करता हूँ, और अब ये इस प्रकार से व्यवहार से ये भी चाइना के साथ जाएंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ करें। तो प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा किया, तुरंत उन्होंने आदेश दिया। अब वो ठीक हो गया। मुझे ऐसा, अभी तो चुनाव हो रहे हैं वहाँ, प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें राजपक्षा जीतेंगे। उसका भाई तो राष्ट्रपति के लिए जीतकर अब राष्ट्रपति बन गए हैं, और इसीलिए ये उनका जो बड़ा भाई है महिंदा राजपक्षा, वो भी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा। और मैं समझता हूँ उन पर हम भरोसा कर सकेंगे। और वो हमारे हिंद सागर में एक द्वीप है, तो इसीलिए भविष्य में यानी सारा हिंद सागर की नियंत्रण के लिए ये बहुत हमारे लिए सहायक होगा। और इसीलिए श्रीलंका के साथ दोस्ती रखने के लिए हमारी प्रयास जारी रहते होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग उनको धोखा नहीं देंगे, तो वो हमें बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएंगे। डॉक्टर स्वामी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सवाल तो आते रहे। सवाल, आखिरी सवाल ये है, सरकार ने जो अभी जो फैसला किया है, जो चाइनीज ऐप है, चाइनीज कंपनी है, उनको जो बॉयकॉट करने का, क्या कुछ आर्थिक और अन्य तरह का दबाव चाइना पे हो सकता है? आपका अभिप्राय क्या है? नहीं जिसु, ये तो हिम्मत का काम किया हमारे प्रधानमंत्री ने, और कोई देश नहीं कर रहा था, क्योंकि इधर उधर सारे के जो लिंक्स हैं सब टूट जाएंगे और बड़ा उथल पुथल होगा। इस डर में किसी और देश ने नहीं किया। अब हमने कर दिया तो सारे करने। अब इससे ये चाइना को बहुत असर पड़ेगा। चाइना का जो भी शान है वो तो आर्थिक प्रगति से ही है, और इस आर्थिक प्रगति में इस प्रकार से वो भी एक हाई एंड का, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजें हाई एंड कहते हैं, उसमें इसका प्रकार से परेशानी हो जाए तो चाइना को तो खतरा तो है ही। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अब हमारी सरकार ने ठीक किया और साहस दिखाया। और यहाँ थोड़ा अव्यवस्था होगी, कई लोगों को परेशानी होगी, परंतु इसको तो सहन करना आवश्यक है। इसी के साथ हम स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से जो आज का आयोजित बातचीत का कार्यक्रम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब के साथ किया, वो हम यहाँ समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, और हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में हुए थे, और खास करके स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के जो फेसबुक पेज में हमारी जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम जरा लेट शुरुआत हुई, मगर मैं आशा करता हूं कि वो पूरा वीडियो हम रिवाइज वीडियो अपडेट करेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। जय हिंद और धन्यवाद। धन्यवाद।